दोस्तों, म्यूचुअल फंड रिटेल इन्वेस्टर्स को ये सलाह दी जाती है कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए ताकि कंपाउंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छे से हो सके और आप एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर पाएँ। जब बात करें अगर लार्ज कैप की तो मिनिमम 5 साल आपको होल्ड करके रखना ही चाहिए। मिड कैप की बात की जाती है तो कम से कम 7 साल और स्मॉल कैप की बात की जाती है तो कम से कम 10 साल आपको होल्ड करके रखना चाहिए। अब इतने लंबे पीरियड की जब बात हो रही है स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो एक ही फंड क्या 5 साल 7 साल 10 साल परफॉर्म कर रहा होगा? क्योंकि बीच में हो सकता है फंड मैनेजर चेंज हो सकता है कि उसका जो स्ट्रेटजी था इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जो स्टॉक्स पिक करने की स्ट्रेटजी थी वो सक्सेस ना हो पा रही हो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास पास्ट में जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन लास्ट 1 से 2 साल 3 साल में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं और हमें म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड तो करना है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक ही के साथ होल्ड करके रखना है या फिर पर्टिकुलर किसी एक ही म्यूचुअल के साथ होल्ड करके रखना है, ये गलत स्ट्रेटजी है। अगर आपका म्यूचुअल फंड जिसे आपने पिक किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो हमें ज़रूरत होती है हमारे म्यूचुअल फंड को बदल करके किसी एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कि वाकई में मार्केट सिनेरियो के हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहा हो। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि समय समय पर हम अपने म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को चेक करें। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, प्रत्येक 2 साल में हमें हमारे म्यूचुअल फंड का रिव्यू करना होगा कि क्या ये अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है या नहीं। अब यहाँ पर मान लीजिए परफॉर्मेंस हमने चेक किया, रिव्यू भी चेक कर लिया और अगर हमें ये पता चलता है कि ये म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है काफ़ी लंबे समय से, उसके बाद से कैसे उससे निकलना है, क्योंकि बहुत सारे आपको चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं, जैसे कि एग्जिट लोड हो जाएगा, इसके बाद से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। तो इन सबसे बचने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी की हम लोग इस वीडियो में भी बात करेंगे कि अगर आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो कैसे उसको स्विच करना है या फिर कैसे उससे निकल करके दूसरे म्यूचुअल फंड में जाना है ताकि आपका टैक्स लायबिलिटी भी कम से कम हो और आपका जो चार्जेज है एएमसी के द्वारा जो लगाया जाता है एग्जिट लोड वो भी ना लगे। साथ ही साथ कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ये जान पाएंगे कि आपका म्यूचुअल फंड एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। प्रैक्टिकल डेटा के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक रिस्पेक्टेड सर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, श्री संजय जी का ये प्रश्न है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं। यहाँ पर इनका मेन प्रश्न है और इसी प्रश्न के आधार पर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे होंगे इनका 3 साल से पीजीआईएम मिड कैप में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मंथली मोड में, यानी इनकी एसआईपी चल रही होगी और इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 57,260 रुपये का है और जिस पर प्रॉफिट इनको 22,653 रुपये का मिला है। और परसेंटेज में देखेंगे यानी कि इस वैल्यू से कितना बढ़ गया तो ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और XIRR, जैसे अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो CAGR वहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। इसी प्रकार से SIP में चूंकि आपका मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हम प्रत्येक इन्वेस्टमेंट को फ्रेश इन्वेस्टमेंट मान करके यहाँ पर CAGR काम नहीं करता है बल्कि SIP में XIRR काम करता है। मतलब सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि ये भी किस रेट ऑफ रिटर्न से हमारा पैसा ग्रो कर रहा है ये हमें बताता है। तो इनका जो XIRR है वो 23.27% है। अब इनका मेन प्रश्न ये है कि क्या ये फंड अच्छा है या फिर एग्जिट करके दूसरे फंड में मिड कैप में ज्वाइन कर ले। और इनकी एज 51 ईयर है और 3 साल से लगातार ये इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जांच करेंगे कि क्या पीजीआईएम मिड कैप वाकई में परफॉर्मेंस दे रहा है या फिर अंडर परफॉर्मर है और किस कैटेगरी का है ये फंड, तो मिड कैप कैटेगरी का है। तो इस कैटेगरी के बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से हम लोग तुलना करेंगे और आगे आप सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी फंड के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो कितना पुराना है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2 दिसंबर 2013 से ये फंड स्टार्ट हुआ था, यानी कि लगभग 11 साल का समय हो चुका है। तो काफ़ी फंड ये पुराना है। इसके साथ ही साथ फीस की अगर हम लोग बात करें, जो एक्सपेंस रेशियो आपको सालाना पे करना पड़ता है 0.44% है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। मिड कैप कैटेगरी में एक
एक्टिव फंड का और एक्सपेंस रेशियो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अपनी कैटेगरी के बाकी फंड से अगर आप तुलना करेंगे तो इनका फीस काफ़ी कम है। लेकिन क्या केवल फीस को कम होने की वजह से हम इस फंड में कंटिन्यू करेंगे? नहीं, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हमें चेक करना होगा इनके पीयर से और साथ ही साथ इनके बेंचमार्क से। अगर इनके एवीएम की बात करें तो इनका एवीएम जो है वो 11,000 करोड़ को पार कर चुका है। साथ ही साथ इनका एग्जिट लोड अगर आप देखें तो एग्जिट लोड भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि किसी भी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो एग्जिट लोड होता है वो 1% का होता है, जबकि यहाँ पर एग्जिट लोड मात्र 0.5% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यानी कि अगर आप 1 साल से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो टोटल जितना भी आप अमाउंट रिडीम करेंगे उस पर आपको 0.5% एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी का परफॉर्मेंस हम लोग कंपेयर करेंगे निफ्टी मिड कैप यानी बेंचमार्क से और साथ ही साथ मिड कैप के कैटेगरी एवरेज से। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ पर आप डेटा देख पा रहे होंगे ये पीजीआईएम इंडिया का है। ठीक है, तो एक मंथ का अगर हम लोग रिटर्न देखें तो मिड कैप कैटेगरी का एवरेज जो वैल्यू है वो 3.7 का है और निफ्टी मिड कैप का रिटर्न जो है वो 2.9 का है, जबकि पीजीआईएम इन दोनों को बीट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ 2.5% का रिटर्न दे रहा है। 3 मंथ का अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं तो मिड कैप कैटेगरी का एवरेज जो है वो 15.9 का है और मिड कैप का जो बेंचमार्क है उसका 14.2 है और साथ ही साथ पीजीआईएम इंडिया का 14.5 है। ये बेंचमार्क को तो बीट कर रहा है, लेकिन जो कैटेगरी एवरेज है उसको बीट नहीं कर पा रहा है 3 महीने के डेटा में। 6 महीने का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो जो इनका कैटेगरी एवरेज है मिड कैप का वो 26.7% है, 23.1% के साथ निफ्टी मिड कैप बेंचमार्क है और वहीं पीजीआईएम इंडिया जो है वो 22% का रिटर्न दे रहा है। यानी 6 महीने के भी डेटा के हिसाब से ये ना तो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है और ना ही अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 1 साल का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो 54% यहाँ पर कैटेगरी एवरेज है, 53% यहाँ पर बेंचमार्क का रिटर्न है, वहीं पर पीजीआईएम सिर्फ और सिर्फ 35% रिटर्न बना करके दे रहा है। पिछले 3 साल का अगर मैं आपको आंकड़ा दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड कैप का जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज है वो 25.4% है, 27.5% निफ्टी ने दिया है यानी बेंचमार्क ने, और इस फंड ने मात्र 19.7% का रिटर्न बना करके दिया है, जो कि इनका परफॉर्मेंस बता रहा है कि इनका परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से काफ़ी डाउन चल रहा है। ना तो ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहे हैं और ना ही ये जो बेंचमार्क है उसको बीट कर पा रहे हैं। इसके बाद से 5 साल का अगर आप डाटा देखेंगे तो 28.5% कैटेगरी एवरेज है, 29.5% आपका निफ्टी का जो बेंचमार्क है वो है और लगभग 32.8% इस पीजीआईएम इंडिया का रिटर्न है। तो 5 साल के आंकड़े में ये निश्चित तौर पर निफ्टी मिड कैप को और मिड कैप कैटेगरी एवरेज को तो बीट कर पा रहा है, लेकिन 3 साल और उससे कम के आंकड़े में ये अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। तो 3 साल से अगर हम लोग देखें इस फंड का परफॉर्मेंस तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। ठीक है, इसके कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो टोटल होल्डिंग है वो 79 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है। ठीक है, और अगर इनका होल्डिंग का एक्सपोजर हम लोग देखें कि किस फील्ड में इन्होंने कितना इन्वेस्ट करके रखा है तो होल्डिंग एनालिसिस में आप देख सकते हैं इक्विटी में इनका एक्सपोजर 97.6% है, डेट में इनका एक्सपोजर 3% के आसपास है। बाकी अगर और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इनका बीटा का वैल्यू देखिए, इनके बीटा का जो वैल्यू है वो 0.84% है। बीटा हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा। यानी बेंचमार्क मान लीजिए अगर हमें 10% का इस प्रकार से रिटर्न बना करके दे रहा है तो क्या मार्केट जब ऊपर उठा तो ये बहुत ऊपर उठ रहा है और क्या मार्केट जब गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जा रहा है क्या? तो अगर बीटा का वैल्यू 1 होता है यानी कि ये अपने बेंचमार्क के बराबर ही रिटर्न देगा, और अगर बीटा का वैल्यू 1 से कम होता है यानी कि ये कम वोलेटाइल होगा, यानी मार्केट उठेगा तो ये बेंचमार्क से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न तो देगा, लेकिन साथ ही साथ जब मार्केट गिरेगा तो बेंचमार्क से कम गिरेगा। कहने का मतलब कि ये आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया, यानी जब मार्केट बढ़ेगा तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और जब मार्केट गिरेगा तो बहुत तेज़ी से भी गिरेगा। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू चूंकि 1 से कम है यानी ये अपने बेंचमार्क की तुलना में कम वोलेटाइल माना जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे निगेटिव में है, निगेटिव में 0.27 है। मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि अल्फा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में जितना ज़्यादा हो उतना हमारे लिए अच्छा है। अल्फा हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न हमें बना करके देगा। अब इसका
कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए इसका बेंचमार्क 10% उछला जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जब 10% बेंचमार्क ऊपर उठा तो ये म्यूचुअल फंड कितने परसेंट का रिटर्न देगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए बीटा से सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं बेंचमार्क के रिटर्न से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 8.4 और अल्फा को इसमें जोड़ देते हैं। अल्फा कितना है, माइनस में है 2.27, यानी जोड़ने का मतलब यहाँ पर चूंकि ये माइनस में तो अब हमें घटाना पड़ेगा, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, उसके बाद से देखिए यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी कि अगर बेंचमार्क 10% ऊपर उठी जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 6.5% ऊपर उठेगा, यानी कि ये बेंचमार्क से भी बुरा परफॉर्मेंस है इनका, इनके टेक्निकल पॉइंट्स के हिसाब से ये आंकड़े साबित कर रहे हैं। कहने का मतलब कि बेंचमार्क जितना रिटर्न दे रहा है उतना भी ये रिटर्न नहीं दे पा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर शार्प रेशियो आप देख पा रहे होंगे 1.6% का है, 1.06% का है, और शॉर्टिनो 2.09% का है। शॉर्टिनो हमें ये बताता है कि जब मार्केट गिरेगा तो क्या ये डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा या नहीं, तो पॉजिटिव में ये जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है, शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। ये सभी चीज़ें बाद में एनालिसिस करने की होती है, पहले हमें अल्फा पर ज़्यादा फोकस करना होता है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है जो कि इस फंड के परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दे रही है, ये अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, जबकि अगर आप बेंचमार्क में भी इन्वेस्ट कर दिए रहते तो एटलीस्ट आपको इससे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज की तुलना में अगर हम लोग देखें तो एक साल में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है, इसके बाद से 3 साल के डेटा से कंपेयर करें तो भी काफ़ी डाउन है, 5 साल का डेटा अगर आप देखेंगे तो इनका परफॉर्मेंस ऊपर है कैटेगरी एवरेज से, लेकिन 5 साल जो होता है उसमें इनका जो पहले का परफॉर्मेंस होगा हो सकता है कि इसकी वजह से एवरेज जो वैल्यू आ रही है वो एवरेज कैटेगरी एवरेज से ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले 3 साल और 1 साल का डेटा देखेंगे तो काफ़ी इनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, और 3 साल बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी एक म्यूचुअल फंड को देने के लिए। अगर 3 साल तक ये परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो निश्चित तौर पर हमें इस फंड से एग्जिट ले लेना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि चलिए यहाँ तक तो हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि ये फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा पिछले 3 साल में, और अब आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना है, तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि फिर मिड कैप कैटेगरी के कौन से म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और HDFC मिड कैप दोनों बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, दोनों मोतीलाल ओसवाल और HDFC मिड कैप दोनों के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया गया है कि कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है, बिना प्रॉपर रिसर्च के आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा अपने लिए मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के संदर्भ में, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ तक तय कर चुके हैं कि आपको इस म्यूचुअल फंड से निकल करके किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में जाना है, तो अब निकलने का क्या तरीका होना चाहिए जिससे आपके चार्जेस कम लगे, टैक्स लाइबिलिटीज कम बने, ठीक है। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हम SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ हमारे मन में डाउट्स रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि इनका लास्ट 3 ईयर से SIP चल रहा है, तो हमें ये लगता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट को 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है तो हमारा एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। SIP में जो मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है वो क्या होता है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो होता है वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और प्रत्येक SIP का जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यानी प्रत्येक इन्वेस्टमेंट का आपको 1 साल कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का। जैसे मान लीजिए पिछले 3 साल से ये कर रहे हैं, आज हम लोग 2024 में हैं, मान लीजिए इनका इन्वेस्टमेंट 2021 से स्टार्ट हुआ होगा, तो आज अगर आप इस फंड से एग्जिट करते हैं तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को देखा जाएगा कि क्या प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का 1 साल से ज़्यादा का समय हुआ है या नहीं, और जिस भी इंस्टॉलमेंट में अभी 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ होगा उस इंस्टॉलमेंट को जब आप रिडीम करेंगे तो उस पर आपको 0.5% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप PGIM इंडिया से एग्जिट करते हैं तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि टोटल आप अपना कैलकुलेट करके देखिएगा कि कितना आपका एग्जिट लोड लग रहा है, क्योंकि जितना हमें ये लगेगा कि हम एग्जिट लोड पे कर रहे हैं उतना ज़्यादा आप अपना समय का बर्बादी
कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रिटर्न भी उस हिसाब से निगेटिव में आपका जा रहा है। कहने का मतलब कि आपका एक्स IRR 23% का मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट है। लेकिन इस कैटेगरी के बाकी फंड से ये काफ़ी कम है और अपने बेंचमार्क से भी काफ़ी कम है। तो नो डाउट आपका रिटर्न तो ठीक है, 23% बहुत बुरा नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस कैटेगरी के जो बाकी के फंड हैं उससे बहुत बुरा कहा जाएगा, या फिर अल्फा की वैल्यू हमें ये बता रही है कि ये बेंचमार्क तक को बीट नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका एग्जिट लोड कितना लग रहा है, साथ ही साथ कितना अमाउंट ऐसा है जिस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और कितना अमाउंट ऐसा है जिस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इसको आप कैसे देखेंगे? तो जो भी इंस्टॉलमेंट, ध्यान दीजिएगा, जो भी इंस्टॉलमेंट का 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। और जो भी 1 साल से कम का समय हुआ है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो 20% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 12.5% है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की जब बात आती है तो यहाँ पर 1.25 लाख तक आपको रिबेट मिल जाता है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले, अगर आप SIP के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले आप अपने SIP को रोक दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। रोकने के बाद से अब यहाँ पर आपकी SIP नहीं जाएगी, यानी आगे का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो जो भी अमाउंट, जिस भी इंस्टॉलमेंट को आपको 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, सबसे पहले आप वहाँ से रिडीम कर सकते हैं और उसको बेस्ट इसी कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप उस अमाउंट को केवल निकाल रहे हैं जिसे 1 साल का ज़्यादा का समय हो चुका है तो आपको 1 लाख तक का रिबेट मिल जाएगा, यानी कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 साल से कम समय में ही अगर निकाल देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिबेट नहीं मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप उस अमाउंट को निकाल लीजिए जिसे 1 साल का से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो इससे आपका टैक्स भी बच जाएगा और साथ ही साथ एग्जिट लोड भी पे नहीं करना पड़ेगा। और उस अमाउंट को आप होल्ड करके रख सकते हैं कुछ समय के लिए, यानी जब तक कि उस प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 1 साल का समय नहीं हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी SIP अभी एक्टिव होगी और लास्ट इंस्टॉलमेंट मान लीजिए जुलाई में कटा है, जुलाई 2024 में, तो जुलाई 2024 से लेकर के पिछले 11 मंथ जितने भी होंगे वो सारे इंस्टॉलमेंट को अभी 1 साल का समय नहीं हुआ होगा। यानी कि इससे पहले ध्यान से सुनिएगा, जुलाई 2023 से पहले जितने भी आपके इंस्टॉलमेंट होंगे उनको 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो उन वाले इंस्टॉलमेंट को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उस पर कोई भी आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा और कोई भी आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी में 1.25 लाख का आपको रिबेट मिल जाता है। और इसके साथ ही साथ जुलाई 2023 से लेकर के जुलाई 2024 तक जितना भी इंस्टॉलमेंट आपका कटा होगा उसको 1 साल का समय नहीं हुआ है, इस वजह से इस पर आपको एग्जिट लोड भी लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा, जो कि 20% होगा। इस वजह से आप पिछले 1 साल का जो इंस्टॉलमेंट है उसे अभी आप होल्ड करके रख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम कैसे ये इतना ज़्यादा झंझट और इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करें। तो जब जिस भी प्लेटफॉर्म का आप यूज करते होंगे, ग्रो का, जीरोधा का, एंजल वन का, 5 पैसा का, धन का, तो उसमें अगर आप रिडीम करने जाते हैं तो वहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया जाता है कि क्या आप सभी यूनिट्स या फिर सभी अमाउंट रिडीम करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको एक मैसेज लिख करके आएगा कि इतने अमाउंट पर आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। तो अगर आप उस चेकबॉक्स को अनटिक कर देंगे तो आप उस एग्जिट लोड को नहीं देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि वो अमाउंट जिसको कम से कम 1 साल का समय हो चुका है वही केवल आप निकाल रहे होंगे अगर आप चेकबॉक्स को अनटिक करते हैं तो, ठीक है। यानी कि जिस भी प्लेटफॉर्म का आप यूज कर रहे हैं वो आपको खुद बता देगा कि कितना यूनिट्स आपका 1 साल पुराना है या फिर 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और कितने यूनिट्स ऐसे हैं जिसको 1 साल से कम का समय हो चुका है और उस पर आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसी अमाउंट को केवल निकाल सकते हैं जिसको 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। जुलाई 2025 में जब आप जाएंगे तो उस समय ये जो अभी तक का इंस्टॉलमेंट जिसे आप होल्ड करके रख रहे हैं, क्योंकि एग्जिट लोड आपको ना पे करना पड़े और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको ना पे करना पड़े, तो जुलाई 2025 में जब आप जाएंगे तो उस समय तक सारे इंस्टॉलमेंट का आपका 1 साल हो चुका होगा। और उस समय यानी जुलाई 2025 में जाकर के जब आप रिडीम करेंगे तो आपका कोई भी इंस्टॉलमेंट ऐसा नहीं होगा जिसे 1 साल से कम का समय हुआ हो। सारे इंस्टॉलमेंट को 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका होगा और उसके बाद से जब आप पूरे अमाउंट को रिडीम करेंगे तो ना तो कोई एग्जिट लोड लगेगा और ना ही टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आ जाएगा
और लॉन्ग टर्म में आपका 1.25 लाख तक का रिबेट होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी के तहत आप अपने पूरे पैसे को भी रिडीम कर लेंगे एक नॉन परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड से, और इसको पूरे पैसे को आप शिफ्ट भी कर देंगे एक परफॉर्मेंस देने वाले म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो अभी के हिसाब से सबसे पहले आपको एसआईपी को कैंसिल कर देना है। आप अपने एसआईपी को रोक दीजिए जिससे आगे के इंस्टॉलमेंट ना कटें, और उन इंस्टॉलमेंट को या फिर उन पैसे को आप रिडीम कर लीजिए जिस पर आपको एग्जिट लोड नहीं लग रहा है, यानी जिस इंस्टॉलमेंट का आपको 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है उसको एग्जिट कर लीजिए। और उस पैसे को जब आपके बैंक अकाउंट में आ जाए तो जो भी म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का आपको बेस्ट लगता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो 2 डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसको देख लीजिएगा और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट आप होल्ड करके रख रहे हैं उसे जुलाई 2025 में जाकर के पूरा रिडीम कर सकते हैं, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी और कोई भी एग्जिट लोड भी नहीं देना होगा। और जुलाई 2025 में जब आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे तो जिस भी फंड में आप चाहें तो इस अमाउंट को वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये केवल इसी म्यूचुअल फंड की बात नहीं है, किसी भी कैटेगरी के किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसी प्रकार से आपको रिव्यू करना चाहिए प्रत्येक 2 साल 3 साल में, क्योंकि हमें हमारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में डालना है। पर्टिकुलर किसी एक म्यूचुअल फंड या फिर पर्टिकुलर किसी एक एएमसी से हम बंधे नहीं हुए होने चाहिए कि वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा है और हम अपना इन्वेस्टमेंट उसमें जारी भी रखें। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक 2 साल में आपको रिव्यू करना चाहिए। और अगर कोई म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज तक को बीट नहीं कर पा रहा है, तो वहां से निकल जाना ही बेहतर ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके आपका अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।